नमस्कार। देश की बात में हाजिर है। पहले बात युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ यानी पेपर लीक की। एक अरसे से हमारे राज्यों में ये समस्या बनी हुई है और कभी कभी इस पर लगाम लगती भी नजर आती है। आज राजस्थान उत्तर प्रदेश में इस पर लगाम लगाने की कार्रवाई हुई है। राजस्थान में दो तरह की कार्रवाई हुई हैं, एक तो पेपर लीक में मामले में और दूसरे डमी कैंडिडेट्स पर। पहली बार हुआ है कि इस पेपर लीक का फायदा उठाकर जो सरकारी नौकरियों या सिस्टम में आ चुके हैं उनको पकड़ा गया है। ऐसे 15 सब इंस्पेक्टर ट्रेनी एसआई को पकड़ा गया है। इनमें 6 महिलाएं और 9 पुरुष हैं। इन 15 लोगों ने परीक्षा के दौरान डमी कैंडिडेट्स को बिठाया था और परीक्षा पास की थी। उत्तर प्रदेश में भी आपको बता दें, यूपी पुलिस भर्ती पेपर लीक में आज कार्रवाई हुई है। भर्ती बोर्ड की अध्यक्षा रेणुका मिश्रा को हटाया गया है। तो आइए हम सीधे दरअसल आपको बताएं, 2021 की परीक्षा को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। चूरू में हमने कुछ नौजवानों से बातचीत की तो उनका कहना था कि पेपर माफिया पर सख्त कार्रवाई से ही उनको न्याय मिलेगा। हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर पेपर लीक के बाद किस प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है और आखिर पेपर लीक होते हैं तो किस प्रकार की कार्रवाई है वो होनी चाहिए। हालांकि वर्तमान की बदलता सरकार आने के बाद लगातार कार्रवाइयों का दौर जारी है। अब तक की बात करें तो 200 से ज़्यादा गिरफ्तारियां हैं वो एसओजी द्वारा, एसआईटी द्वारा राजस्थान के अंदर की जा चुकी है और अब बड़ी-बड़ी मछलियों के ऊपर भी शासन प्रशासन है वो लगातार हाथ डाल रहा है। हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स हैं, पढ़ने वाले छात्र हैं, उनसे हम जानकारी लेंगे। जिस प्रकार से पेपर लीक होते हैं तो सपने चूर-चूर होते हैं युवाओं के। जी, बिल्कुल, जैसे हमें जैसे हम 3rd ईयर में हैं और मैं अगर स्पेशली बोलूँ तो मैं खुद बीएड से हूँ, तो हमें अगर कोई भी राय लेनी है तो हमें से बोले तो अपने सीनियर से राय लो। तो जब वो हमारे सीनियर्स जो बीएड से हैं और जो उनके 2nd ग्रेड रीट वगैरह जो ये रद्द होते हैं, तो उनके बाद उनका मोटिवेशन इतना डाउन होता है और वो इकोनॉमिकल इतने वीक हो जाते हैं और इतनी तैयारी करने के बाद भी जब उनका सिलेक्शन वगैरह नहीं होता है और सिलेक्शन बस इस बात से रोक दिया जाता है बिकॉज़ पेपर लीक हो जाते हैं और 1-2 लोगों की वजह से पूरी वैकेंसी भी रद्द की जाती है। तो वहाँ तक आना-जाना और जो ऊपर का जो सफ़र है वो सब उनको काफ़ी लॉस करता है और इनसे उनका मोटिवेशन भी डाउन होता है और उनको देख के उनके जूनियर्स का भी डाउन होता है क्योंकि वो अपने सीनियर्स की इतनी ऐसे कंडीशन देखते हैं तो वो उस फील्ड में कम से कम जाना ही बंद कर देते हैं या फिर उसमें इंटरेस्ट ही नहीं लेते क्योंकि जिस फील्ड में वो जा रहे हैं वहाँ पर आगे उनके सीनियर्स की हालत भी अच्छी नहीं है। अच्छा, नई सरकार बनी है, कितनी उम्मीदें हैं कि अब पेपर लीक जैसी घटनाएँ नहीं होगी? उम्मीदें तो रखनी है कि उम्मीदों से ही दुनिया कायम है कि पेपर लीक ना हो। और अगर पेपर लीक वैसे होते हैं तो ये पूरा एक सर्कल बनता जाता है कि अगर वैकेंसी है कि वैकेंसी बड़ी है लेकिन जो वैकेंसी की ज़रूरत है वहाँ पे भी लोग नहीं पहुँच पा रहे हैं। वहाँ पे भी जो ज़रूरत है उनकी भी काम पूरा नहीं हो पा रहा है। तो एक सर्कल बनता जाता है कि वहाँ पे भी प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ पे भी प्रॉब्लम हो रही है। तो सरकार से यही है कि वो पेपर लीक होने वाले लोगों को वो पनिशमेंट करे, भारी दंड दे। पेपर लीक होता था, परेशानी होती थी युवाओं को, कित आक्रोश भी था। क्या कहेंगे अब कार्रवाई हो रही है? आक्रोश तो होना ही है क्योंकि पेपर देने जाते हैं सबसे पहले तो कि जो एम्प्लॉयड होते हैं तो उनको वहाँ से हॉलिडे लेना पड़ता है तो उसकी सैलरी उनकी अलग से कटती है। ट्रांसपोर्ट से वो जाते हैं और कई लोगों का सेंटर भी दूर दूर आता है तो वहाँ पे उनको स्टे करना पड़ता है, उसके भी अलग से कॉस्ट लगती है। और ऊपर से पेपर लीक हो जाता है तो फिर उनको वापस से पेपर देने भी जाना पड़ता है। और जिन्होंने बहुत उम्मीदें लगा के तैयारी की होती है, जैसे जूनियर अकाउंटेंट था उसका पेपर भी 10 साल बाद उसकी वैकेंसी आई थी, तो इतने सालों बाद वैकेंसी आती है फिर पेपर लीक हो जाता है और लोग इतने टाइम से तैयारी कर रहे होते हैं तो उनका मोटिवेशन तो डाउन होता ही है। आक्रोश होना तो एकदम वो बोलते हैं ना जेन्युइन बात है। जिन संस्थाओं पर पेपर करवाने की ज़िम्मेदारी होती है, देखा गया है कि वहीं से पेपर लीक हो जाती हैं। आपको नहीं लगता कि जहाँ से गंगा मैली होती है, वहीं साफ़ करने की आवश्यकता है गंगा? जी, मैं ज़रूर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जहाँ से संस्था हमने देखा है कि जो बड़े अधिकारी हैं, उन्हीं से हम उन्हीं को अब जैसे गिरफ्तारी हो रही है, तो ज़्यादा उन्हीं की हो रही है। हम यही देख रहे हैं कि उन्हीं से पेपर लीक हुए हैं। तो मेन चीज़ वहीं से हो रही है, तो हमें वहीं पे ज़्यादा रोक लगानी चाहिए। और जैसे आपने इनसे पूछा कि लड़कियों के सामने दोहरी चुनौती होती है, ये बिल्कुल होती है। मतलब हम जैसे हमारे पेरेंट्स हैं, ज़रूरी नहीं है कि सबके पेरेंट्स की सोच एक जैसी हो। तो कुछ पेरेंट्स इतनी उम्मीदें लगा के अपने बच्चों को दूर पढ़ने के लिए भेजते हैं। उनका फाइनेंशियल कंडीशन
कंडीशन भी वो अपने देख के अपने हिसाब से अपने बच्चों को भेजते हैं, और वहाँ जाके वो इतने साल इतने टाइम तक तैयारी करते हैं, उनकी जो पढ़ाई का कॉस्ट लगता है, उनके रहने का जो खर्चा लगता है, और उसके बाद जब वो एग्ज़ाम देते हैं उन एग्ज़ाम फॉर्म्स के खर्चे, और फिर बाद में जब एग्ज़ाम रद्द हो जाता है तो हमें ये देखने को मिलता है कि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन है वो भी बहुत प्रभावित हो रही है। घर वालों लड़कियों पे ये प्रेशर भी आ जाता है कि आपने इतने टाइम तैयारी की, अब आपकी एज भी होती जा रही है, तो फैमिली रिलेशन वालों का भी ये प्रेशर आने लग जाता है कि अब आप शादी कर लो और कोई फ़ायदा तो है नहीं, हर बार ये पेपर लीक हो रहे हैं। लगातार बड़ी मछलियाँ भी अब हाथ में आ रही। मैं ये बोलना चाहूँगी जैसे कि पेपर ली तो लोग मेहनत करते हैं, जैसे कि पेपर गाड़ियों में आते तो ऐसा हो हमारा ज़माना डिजिटलाइजेशन, तो जैसे कि 5 मिनट पेपर स्टार्ट हो 5 मिनट पहले वो ऑनलाइन आए, ईमेल आईडी पे आए वो पेपर, और वो यही कॉलेजों में प्रिंट आउट करके छात्रों को बांट दिया जाए, तो इससे क्या होगा कि पेपर लीक भी नहीं होंगे और जिनकी मेहनत है वो वेस्ट भी नहीं जाएगी। जैसा कि अब कार्रवाई हो रही है, आपको लगता है कि बड़े स्तर पर कार्रवाई होनी चाहिए और जो दोषी हैं उनको उनकी जेल यात्रा होनी ही चाहिए? हाँ, जो बड़े अधिकारी होते हैं, जो हम देखते हैं कि जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर थे, अब वहीं से पेपर लीक हो रहे हैं। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि सबसे पहले वहीं पे कार्रवाई हो और उनको ही अरेस्ट किया जाए ताकि आगे ये चीज़ फैले ही ना। वो अगर पेपर देंगे ही नहीं किसी को तो बच्चों में लीक ही नहीं होगा। तो बस उन्हीं को अरेस्ट करना चाहिए। अभी गवर्नमेंट जॉब के जो भी एग्ज़ाम्स हैं उनकी मोटिवेशन बहुत डाउन हो गई कि सेकंड ग्रेड रीट मत दो क्योंकि एग्ज़ाम लीक हो जाना है। तो मैं तो यही कहूँगी कि आंसू नहीं, बच्चे सुसाइड कर लेते हैं जो 30-31 क्रॉस कर दिया जिन लड़कों ने, और जो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं वो सुसाइड करते हैं इस बात पे कि 1 साल बाद रिजल्ट आएगा और वो भी पेपर लीक होके कैंसिल हो जाता है। तो उन सब के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। तो हम देख सकते हैं बच्चों के मनोबल और हौसले पर ही कितना असर पड़ता है पेपर लीक का। तो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती पेपर लीक में भी कार्रवाई हुई है। भर्ती बोर्ड की अध्यक्ष रेणुका मिश्रा को हटा दिया गया है। रेणुका मिश्रा को फिलहाल प्रतीक्षा सूची में रखा गया है। राजीव कृष्ण को भर्ती बोर्ड की जिम्मेदारी दी गई है। पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद परीक्षा रद्द कर दी गई थी। आइए देश की बात पे आगे बढ़ते हैं। झारखंड में एक विदेशी महिला के सामूहिक बलात्कार की घटना से हड़कंप मचा था। झारखंड हाईकोर्ट ने भी स्वतः संज्ञान लिया था। हालांकि पुलिस ने गैंग रेप के 7 में से 3 आरोपियों को पकड़ लिया और आरोपियों की पूछताछ जारी है। लेकिन अब झारखंड से एक और महिला गैंग रेप का मामला सामने आया है। ये घटना पलामू के विश्रामपुर इलाके की है। यहाँ छत्तीसगढ़ की रहने वाली 21 साल की युवती के साथ गैंग रेप हुआ। ये युवती यहाँ स्टेज परफॉर्मेंस देने आई थी। 2 मार्च की इस वारदात के बाद 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि तीसरा आरोपी फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी है। महिला के सहकर्मियों पर दुष्कर्म का आरोप लगा है। पीड़िता का अस्पताल में इलाज चल रहा है। एक के बाद एक 2 ऐसी घटनाओं से प्रदेश में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इस पर अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी हरिवंश। झारखंड के दुमका में स्पेन की महिला के साथ गैंग रेप का मामला अभी थमा नहीं था। वहीं दूसरी तरफ झारखंड के पलामू में एक घटना घटी है जहां महिला के साथ गैंग रेप हुआ है। महिला के जो साथी थे उन्हीं के द्वारा इस गैंग रेप की घटना को अंजाम दिया गया है। घटना में 3 लोग शामिल थे और ये बताया जाता है कि महिला पलामू के विश्रामपुर में एक स्टेज शो करने आई थी। उसी दौरान जो है रात्रि में उस महिला के साथ उनके साथियों के द्वारा जो है गैंग रेप की घटना को अंजाम दिया गया है। इस घटना के बाद पुलिस 2 अपराधी की जो है वो गिरफ्तारी की है पुलिस के द्वारा और एक अभी भी फरार चल रहे हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो झारखंड इन दिनों जो है काफी सुर्खियों में है और ये जो गैंग रेप की घटना है इसको लेके सरकार को निश्चित तौर पे एक कड़े कानून जो है वो लाना होगा। जो अपराधी है उनकी जल्द से जल्द उनको सजा मिले, इस दिशा पे झारखंड सरकार को देखना होगा कि जल्द से जल्द कैसे कड़ी से कड़ी सजा जो है इन लोगों को मिल पाए। और आपको बता दें कि बात अब पश्चिम बंगाल की। अब से कुछ देर पहले सीबीआई की टीम शाहजहां शेख को लेने पहुंची है। इससे पहले कलकत्ता हाईकोर्ट ने संदेश खाली मामले को सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया है। अदालत ने ममता बनर्जी सरकार से शाहजहां शेख को भी सीबीआई के हवाले करने को कहा। संदेश खाली पर एसआईटी बनाने का फैसला रद्द कर दिया गया। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई पश्चिम बंगाल सरकार को फिलहाल कोई राहत नहीं मिली। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ बंगाल सरकार की याचिका पर फौरन सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने आज इनकार भी कर दिया था।
बात दिल्ली की। दिल्ली सरकार के वित्त मंत्री आतिशी ने महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए देने की योजना पर एनडीटीवी से बात की। उन्होंने कहा है कि सितंबर महीने से महिलाओं को पहली किश्त मिलने की उम्मीद है। आतिशी ने यह भी कहा कि मुफ्त योजनाओं के बावजूद हमारा बजट घाटे में नहीं है। बातचीत का एक अंश देखिए। मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना, जिसके तहत दिल्ली में हर महिला को जो 18 वर्ष से ऊपर है उसको हर महीने 1000 रुपए दिल्ली की केजरीवाल सरकार उसके बैंक अकाउंट में देगी। और ये घोषणा हुई है केजरीवाल सरकार के 10वें बजट में, और ये घोषणा की है दिल्ली की वित्त मंत्री आतिशी ने, जो हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल, बहुत सारी योजनाएं पहले चल रही हैं, ये जो नई योजना है ये किस लक्ष्य के साथ आपने इसकी घोषणा की? कोई चुनावी वादा नहीं किया था, ये सीधा ही आप इसको बजट में लेकर आ गए हैं? देखिए, अगर आप हमारे पिछले 9 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए तो अरविंद केजरीवाल सरकार ने हर तबके के लिए काम किया है, लेकिन अगर किसी के लिए सबसे ज़्यादा काम किया है तो वो दिल्ली की महिलाओं के लिए किया है। लेकिन आज इस मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के माध्यम से हम हर महिला के हाथ में 1000 रुपये महीने देंगे। उससे वो निर्णय लेने की पोजीशन में आएंगी, वो डिसीजन मेकर के रूप में परिवार में स्थापित होंगी। और दुनिया भर में रिसर्च ये दिखाती है कि जब महिला परिवार में डिसीजन मेकर बनती है, जब महिला के हाथ में पैसा आता है, तो परिवार के लिए बेहतर निर्णय, चाहे बच्चों को बेहतर क्वालिटी का खाना मिले, उनका पोषण बेहतर हो, उनके पढ़ाई लिखाई के लिए किताबें आएँ, या परिवार में अगर कोई कर्ज लिया हो उसको चुकता करें और जो रोज़ रोज़ का इंटरेस्ट का पेमेंट है वो ख़त्म करें। ये बेहतर निर्णय महिलाएं ले पाती हैं। ये बजट 1 अप्रैल से लागू होगा और उस दौरान चुनाव चल रहे होंगे, तो हम ये मान रहे हैं कि अभी इतनी जल्दी तो लागू नहीं होगा, लेकिन पहली किस्त आप क्या मान रही हैं, ये जो महिलाओं के खातों में जाएगी, ये कब जा सकती है? देखिए, अभी चुनाव चल रहे हैं तो आप मान लीजिए कि जून के बाद ही ये योजना कैबिनेट में आएगी, ये योजना उसके बाद नोटिफाई होगी। तो लोग अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स देंगे, आधार कार्ड देंगे, वोटर आईडी कार्ड वगैरह देंगे। तो आप मान लीजिए कि सितंबर के आसपास पहली किश्त महिलाओं के बैंक अकाउंट में आ जाएगी। इतना पैसा मतलब कहाँ से सरकार लाएगी या कहाँ कटौती करेगी? देखिए, अगर आप केजरीवाल सरकार का जादू देखें तो ये ऐसी सरकार है जो बिजली भी फ्री देती है, पानी भी फ्री देती है, बच्चों को शानदार शिक्षा फ्री देती है, इलाज फ्री देती है, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा फ्री देती है, महिलाओं को बस यात्रा फ्री देती है। फिर भी मुनाफे की सरकार चलाती है। पूरे देश में इकलौती ऐसी सरकार है जो घाटे में नहीं चलती है, जहाँ पे फिस्कल डेफिसिट नहीं होता है। तो ये साफ है कि अरविंद केजरीवाल जी को सरकार चलाना आता है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी एसबीआई का ढाल की तरह इस्तेमाल कर रही है और वो नहीं चाहती है कि असंवैधानिक चुनावी बॉन्ड्स पर जानकारी सामने आए। उनका कहना है कि चुनाव की वजह से आंकड़े देने में देरी की जा रही है। कल ही एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से चुनावी बॉन्ड से जुड़ी जानकारी सार्वजनिक करने के लिए 30 जून का समय मांगा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था एसबीआई 6 मार्च तक चुनाव आयोग को ये जानकारी दे और चुनाव आयोग इसे 13 मार्च तक सार्वजनिक भी करे। एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि यह डेटा देने में एसबीआई असमर्थ है और उसको 30 जून 2024 तक का वक्त चाहिए। मतलब टोटल 5 महीने का वक्त इस देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को चाहिए। डेटा देना है 22,217 इलेक्टोरल बॉन्ड का। एसबीआई को एक क्लिक ऑफ अ बटन पर यह डेटा मिल जाना चाहिए। इसके लिए एसबीआई को 5 महीने चाहिए। बात मध्य प्रदेश की लोकसभा चुनावों की, छत्तीसगढ़ की बात है। लोकसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान तो नहीं हुआ है, लेकिन बीजेपी ने 195 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। लिस्ट में छत्तीसगढ़ की सभी 11 सीटें हैं। विपक्षी कांग्रेस में मंथन चल रहा है। सूत्र बता रहे हैं कि पार्टी के कई बड़े नेता लोकसभा चुनाव में बीजेपी से मुकाबले से कतरा रहे हैं। छत्तीसगढ़ लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 2 सीटों का रहा है। 2018 में सरकार बनी, लेकिन 2019 लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ से 2 कांग्रेसी सांसद ही दिल्ली पहुंच सके।
जनवरी में कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक हुई। प्रस्ताव आया कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत कैबिनेट में रहे कद्दावर नेता चुनाव लड़े, लेकिन सबसे पहले बघेल का जवाब सुनिए। यहाँ तक कि मैं समझता हूँ कि मुझे पूरे प्रदेश में घूम के प्रत्याशियों को प्रचार करना चाहिए जिससे लाभ मिलेगा, ऐसा मैं सोचता हूँ। मतलब कोई पर्टिकुलर सीट से मुझे मैं चुनाव लड़ने के व्यक्तिगत रूप से बोले, मैं तो विधायक हूँ, मुझे चुनाव लड़ने की क्या आवश्यकता है। लेकिन यदि और मैं ये भी सोचता हूँ कि अभी जैसे पूरे प्रदेश में घूम घूम के जितने जो प्रत्याशी होंगे उनके पक्ष में प्रचार करने की जिम्मेदारी यदि मुझे मिलती है तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। सूत्रों के मुताबिक कई नेता दिल्ली जाने से इनकार कर चुके हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को राजनांदगांव सीट से चुनाव लड़ाने पर पार्टी विचार कर रही है। जवाब आपने सुन लिया। पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव को बिलासपुर या कोरबा से चुनाव लड़ाने पर चर्चा हुई थी, लेकिन टीएस सिंहदेव चुनाव लड़ने के इच्छुक नहीं है। कांग्रेस विधायक पूर्व मंत्री अनिला भेंडिया को कांकेर से चुनाव लड़ाया जा सकता है, लेकिन वे भी दिलचस्पी नहीं दिखा रही। पूर्व मंत्री शिव डेहरिया को जांजगीर सीट से लड़ाने पर चर्चा हुई, जो आरंग विधानसभा से चुनाव हार चुके हैं और लोकसभा लड़ने के इच्छुक नहीं है। जानकार कहते हैं छत्तीसगढ़ का मोह नहीं छूटने के पीछे लोकसभा के स्कोर बोर्ड के साथ और भी कई वजहें हैं। दरअसल अभी जो विधानसभा के जो रिजल्ट आए हैं उसके बाद कांग्रेस का तो वर्कर जो है एक ये कह सकते कि सहम सा गया है। रहा सवाल बड़े नेताओं के चुनाव लड़ने का, तो बड़े नेता अभी चुनाव लड़ने से इसलिए भी डर रहे हैं कि अभी अभी हारे हैं बहुत से लोग, और ईडी सीबीआई का डर तो सब में बना ही हुआ है। लेकिन जिस तरह बीजेपी की तैयारी को आप देख रहे हो, एक माहौल राम का एक अलग बना हुआ है, बीजेपी की अपनी तैयारियां है। इन तैयारियों को देख के भी बड़े नेता भी चुनाव लड़ने से बच रहे हैं। रिजल्ट वो भी देख रहे हैं, उनको ऐसा समझ में आ रहा है कि क्या रिजल्ट होना है, लेकिन एकदम से उसको डरने की ज़रूरत नहीं होना चाहिए। मैदान में राजनीतिक पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, मैदान में तो रहना पड़ेगा, लेकिन उनका डर स्वाभाविक भी है। और आप खुद आप लोग देखे हो कि ईडी सीबीआई के छापे अभी तक चल रहा है, और ठीक इलेक्शन से पहले अब क्या चलेंगे वो समझ में नहीं आ रहा है। कांग्रेस के नेताओं के चुनाव न लड़ने की मंशा पर बीजेपी चुटकी ले रही है। बनकर आए थे, लेकिन उनका जो वाहन है वो कहीं ना कहीं क्षतिग्रस्त हो गया। कई नेताओं को मनाया कि चुनाव लड़िए, बड़े नेताओं को सारे लोग संभावित हार के डर से पलायन कर रहे हैं। चाहे वो भूपेश बघेल हों, चाहे टीएस सिंहदेव हों, चाहे ताम्रध्वज साहू हों, सभी लोग जितने बड़े कद्दावर नेता हैं ये कहीं ना कहीं अपने आप को असहज महसूस कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस के दमखम वाले नेता भी लोकसभा चुनाव लड़ने से परहेज कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उन्हें डर इस बात का है कि कहीं वो चुनाव हार ना जाएं। बहरहाल अब देखना ये होगा कि पार्टी अगर उन्हें प्रत्याशी बनाती है तो क्या ये नेता पूरे ताकत के साथ चुनाव लड़ते हैं या नहीं। कैमरा पर्सन प्रवीण साहू के साथ जुल्फिकार अली, एनडीटीवी। प्रधानमंत्री मोदी ने उड़ीसा में जाजपुर में आज एक रैली की। प्रधानमंत्री की रैली में भारी संख्या में लोग पहुंचे। इस रैली में उन्होंने कहा कि उड़ीसा का संकल्प क्या है ये साफ साफ दिख रहा है। ये संकल्प है अब की बार 400 पार। उन्होंने कहा कि पहले कांग्रेस कुछ भी करवाने के लिए किसी अफसर की गारंटी मांगती थी, लेकिन 2014 के बाद जब एक गरीब का बेटा प्रधानमंत्री बना तब उसने कहा गरीब ही सबसे बड़ी गारंटी मोदी बनेगा, और जिस गरीब के पास गारंटी देने के लिए कुछ नहीं था उसकी गारंटी मोदी ने ली है। बात उत्तर प्रदेश की। दिल्ली और आसपास के इलाकों एनसीआर की तर्ज पर लखनऊ और आसपास के इलाकों एससीआर यानी स्टेट कैपिटल रीजन विकसित करने के लिए प्रस्ताव को योगी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इसके तहत लखनऊ और उससे सटे जिलों हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली और बाराबंकी को मिलाकर एससीआर का
विकास होगा।